फिर मैं स्टेशन पहुंचा नई दिल्ली। तो नई दिल्ली पहुंचा तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इतना भीड़, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म पहली बार देखा। मैं एक बार स्टेशन से बाहर गया, फिर दोबारा अंदर आ गया क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ इतनी जाऊं। भीड़ देख के वैसे ही बच्चा घबरा जाता है ना। हाँ, और पहली बार इतना बड़ा हाँ प्लेटफॉर्म देख रहा था हाँ। ना। तो मैं आकर के कौन सा ईयर था ये? 99। 99। तो फिर मैं स्टेशन के एक कोने पे बैठ करके रोने लग गया। तो जो स्टेशन पे बच्चे कबाड़ी चुनते हैं वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझे रोते हुए देखा। तो बोला कि ओए घर से भाग करके आया है। तो मैंने उनको बताया कि हाँ घर से भाग करके आया हूँ। तो उन्होंने सबसे पहले मुझे खाने के कुछ पैकेट दिए निकाल के। अच्छा, बिना मांगे? हाँ, बिकॉज उनको मेरे शक्ल से ही लग गया होगा कि ये भूखा है। क्या है थोड़ा सा बताइए ना इसका। ये आदम खां का मकबरा है। आदम खां का? अकबर का जनरल था। आपने जोधा अकबर फिल्म देखी है? हाँ तो उसमें एक बंदे को ऋतिक 2 बार छत से फेंकवाता है। हाँ। तो ये वही बंदा है जिसको लाल किला के आगरा से। लेकिन वो तो कजन होता था ना उसका अकबर हाँ, का? वही उसका वो महामंगा का ओरिजिनल बेटा होता है। हाँ। तो इसका वो मेन जनरल होता है। तो ये जो इसको छत से 2 बार फेंका, ये उसका मकबरा है? हाँ, तो छत से फेंकने के बाद भी इतना अच्छा मकबरा बना दिया? वो इस वजह से बिकॉज एक तो कज़न था और प्लस मरा तो आगरा में था। बट मुसलमानों में एक कहावत है कि आपका कब्र अगर किसी नेक इंसान के बगल में हो तो आपका एक गुनाह माफ़ हो जाता है। अच्छा। तो यहाँ पे बख्तियार काकी का दरगाह है। अच्छा अच्छा। तो पुराने टाइम में इधर उधर युद्ध में कोई भी मरता था ना, उनको ला के मेहरौली में ही दफनाते थे। तो अभी जो आप हैं उसके बारे में तो हम सब जानते हैं, पढ़ते हैं, हाँ, वीडियोस देखते हैं कि एक बहुत प्रसिद्ध फोटोग्राफर हैं आप, इंटरनेशनली रिनोन्ड हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर चुके हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं। लेकिन मेरे ख्याल में सबकी एक इच्छा होती है जानने की कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई होगी, कैसा बचपन रहा होगा, ये आइडिया कहाँ से आया होगा कि मैं ये करूँ। ओरिजिनली तो मैं वेस्ट बंगाल पुरुलिया से हूँ। पुरुलिया नहीं, पुरुलिया। पुरुलिया, हाँ। ये किधर पड़ता है? ये पुरुलिया बिल्कुल झारखंड बॉर्डर पे पड़ता है। तो मेरे यहाँ से लाइक बोकारो 40 किलोमीटर है। अच्छा। ये बंगाल, तो झारखंड और बंगाल के बॉर्डर पे पुरुलिया। अच्छा। बचपन की क्या याद है? बचपन का बहुत ज़्यादा तो मुझे कुछ याद नहीं है, बट जैसे जो मेरे मम्मी पापा कहते हैं कि जब मैं 3-4 साल का था तो मुझे मेरे नाना नानी के घर में रख दिए थे। अच्छा। बिकॉज मेरे फैमिली कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी। मम्मी पापा जैसे फादर टेलर मास्टर थे। अच्छा। बट उनका कोई दुकान नहीं था, तो वो कहीं पे मशीन लेके बैठते थे गांव में? टाउन में। तो उनका पर डे का 10-15-20 रुपए ऐसे इनकम होता था। तो बट फादर का ड्रीम था कि मेरा एक लड़का क्लास 10th तक पढ़ ले। और तो कितने भाई बहन थे आप? 7 भाई बहन। 7 भाई बहन। हाँ। और कितने, आप कौन से नंबर पे? मैं दूसरे नंबर पे। अच्छा। तो कहीं ना कहीं एक बड़े होने की जो जिम्मेदारी है वो भी रही होगी? वो बाद में, क्योंकि पहले तो जब मैं घर में था तो लाइक नाना नानी के घर में रख दिया, बिकॉज उधर का फैमिली कंडीशन थोड़ा बेटर था। अच्छा। तो फादर को लगता था कि यहाँ पे रहेगा तो थोड़ा पढ़ लिख लेगा, एजुकेशन वगैरह हो जाएगा। हाँ। तो मुझे वहाँ पे रख दिया और मैं धीरे धीरे बड़ा हो रहा था वहाँ पे।
और रेगुलर स्कूल भी जाता था। बट आई रियलाइज़ कि वो मुझे बहुत ज़्यादा मार वार पड़ती थी, क्योंकि बदमाशी करता था अच्छा, तो मार पड़ती थी। मारते कौन थे? मामा जी। मामा जी। हाँ, जैसे चोरी वोरी कर लिया, अब चोरी करोगे तो मार तो पड़ेगी, ठीक है। तो क्या चुराते थे? पैसे चोरी कर लेता था, मामा के? नहीं मिलता था हाँ तो हाँ। एज कितनी है आपकी? 33। 32। इतने सफ़ेद बाल? हाँ, एक्चुअली मैं 2016 में फोर्ब्स एशिया 30 अंडर 30 लिस्ट में आया था। हाँ। और 2018 2 बार आ चुके ना, आप एक बार आए? एक बार फोर्ब्स एशिया में, और एक बार मैं वोग मैगजीन के 40 अंडर 40 लिस्ट में। तो सडनली मुझे लग रहा था कि भाई 30 अंडर 30 में था, अब मैं 40 अंडर 40 के लिस्ट में आ गया हूँ। तो हाँ, बाल पक गए। बचपन में कुछ फिल्में देखी थी कि लोग शहर जाके हीरो बन जाते हैं अच्छा। या अमीर आदमी बन जाते हैं, तो मेरे दिमाग में घूमने लग गया कि कि अगर मुझे भी शायद जाके अमीर बन जाना चाहिए। हाँ, अमीर या हीरो बन जाऊंगा, मुझे भी ऐसा लगता था। तो मैंने एक दिन अपने मामा जी के जेब से थोड़े से पैसे चोरी किए, करीब 800-900 रुपया मेरे हाथ लगा। अच्छा, उस टाइम तो बड़ी बात है। हाँ, तो मैं स्टेशन गया तो देखा दिल्ली की ट्रेन लगी हुई है, तो मैं बस ट्रेन में चढ़ गया। मतलब ऐसा कोई प्लान नहीं था कि दिल्ली जाना है? हाँ, लेकिन ट्रेन ही बाई चांस था उस टाइम पे, बॉम्बे सुना था। बाई चांस दिल्ली की ट्रेन थी तो आप दिल्ली में ही बैठ गए। हाँ, बट बॉम्बे सुना था कि बॉम्बे जाके लोग अमीर या हीरो बनते हैं। तो मेरे भी दिमाग में, बट शायद पुरुलिया से कोई डायरेक्ट ट्रेन थी नहीं बॉम्बे की, ठीक है। और अच्छा हुआ मैं बॉम्बे नहीं गया। तो मैं दिल्ली आ गए। हाँ, कितने बड़े थे? मैं उस समय 11 साल का था। अच्छा। तो बस मैंने पैसे मतलब शर्ट में ऐसे मोड़ रखा था, क्योंकि मुझे लगा था जेब से कोई निकाल लेगा। तो एक जगह, अच्छा, ये स्टाइल बड़ा, मतलब ये कहाँ से सीखा ये स्टाइल? पता नहीं, उस समय चोरी करता था तो आदत था कि छुपा करके रखने का, ऐसे हाथ फोल्ड कर रखे। उस समय वो हाफ पैंट पहनते थे ना बचपन में, तो इस वजह से लगता था हाफ पैंट से गिर जाएगा। तो एक जगह टीटी चढ़ा और मेरे से टिकट के लिए पूछा। तो उसने मेरा जेब चेक किया, देखा कुछ नहीं है, तो उसको पता चल गया कि मैं शायद बार बार हाथ टच कर रहा हूँगा। कॉन्शियस रहते हो ना? हाँ, तो उसने मेरा हाथ खोल के वो सारे पैसे ले लिए। अच्छा। और फिर मैंने उनको बोला कि मेरे पास, तो उन्होंने बोला तू कहाँ जा रहा है, वहाँ पे कौन है? तो मैंने ऐसे ही बोल दिया कि वहाँ मेरे रिलेटिव रहते हैं, वो मुझे पिक करने आएंगे। तो फिर मैंने उनसे खाने के पैसे मांगा, तो उन्होंने मुझे शायद 20-30 रुपये दिया रिटर्न, बाकी सारे पैसे बाकी सारे रख लिए। हाँ। अच्छा। तो फिर मैं स्टेशन पहुंचा नई दिल्ली। तो नई दिल्ली पहुंचा तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इतना भीड़, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म पहली बार देखा। मैं एक बार स्टेशन से बाहर गया, फिर दोबारा अंदर आ गया, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ इतनी भीड़ देख के वैसे ही बच्चा घबरा जाता है ना? हाँ, और पहली बार इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देख रहा था ना। तो मैं आकर के, कौन सा ईयर था ये? 99। तो फिर मैं स्टेशन के एक कोने पे बैठ करके रोने लग गया। तो जो स्टेशन पे बच्चे कबाड़ी चुनते हैं वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझे रोते हुए देखा। तो बोला कि ओए घर से भाग करके आया है। तो मैंने उनको बताया कि हाँ, घर से भाग करके आया हूँ। तो उन्होंने सबसे पहले मुझे खाने के कुछ पैकेट दिए निकाल के। अच्छा, बिना मांगे? हाँ, बिकॉज उनको मेरे शकल से ही लग गया होगा कि ये भूखा है। तो लेकिन ये बड़ी स्ट्रेंज चीज़ है ना, जिन पे देने के लिए होता है ना ज़्यादा, हाँ, देखा जाता है कि वो कम देते हैं, और जिन पे कम देने के लिए होता है वो ज़्यादा शेयर करते हैं। हाँ, ये बड़ा मतलब अजीब सा एक कॉन्सेप्ट है। तो फिर मैं खाया उनके साथ बैठ करके, हमारी अच्छी दोस्ती हो गई। अच्छा। तो फिर मैं उनके साथ घूमने फिरने लगा। फिर रामलीला ग्राउंड के पास एक बारात घर था, हम वहाँ पे जा करके सोते थे। 1 रुपये में आई थिंक हमें कंबल मिलता था सोने के लिए। सर्दियों का समय था मतलब? हाँ। तो फिर उनके साथ स्टेशन आता था अगले दिन, वो लोग कबाड़ी उबाड़ी चुनते थे। तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो मैं भी फिर एक बोरी लेके मैं भी प्लास्टिक की बोतल इकट्ठे करने लगा। ट्रैक पे चल चल के जो लोग पानी पी के बोतल फेंक देते थे, तो हम उनको इकट्ठा करते थे, और जो अच्छे वाले सुंदर बोतल होते थे उनको अलग करके, हर एक प्लेटफॉर्म में एक वाटर कूलर लगा होता था, तो हम उस वाटर कूलर से ठंडा पानी भरते थे उसमें, और जनरल बोगी में जाके हम उसको 5-5 रुपए में बेच देते थे। अच्छा। तो वहाँ पे तो लेकिन कैसा लगता था? एंजॉय करता था, फ्रीडम था। अच्छा, मतलब खराब नहीं लगा? खराब नहीं लगा।
तो क्योंकि क्योंकि मुझे कई बार पता ऐसा होता है ना, आप एक बड़े स्ट्रक्चर्ड फैमिली से आते हैं, आपके पास सहूलियतें होती हैं, घर होता है, खाने समय पे मिलता है, और फिर एकदम से आप सड़क पर आ गए, ना आप पे रहने की जगह है ना खाने की, तो नहीं लगता अजीब सा? नहीं, मैं फ्रीडम में इंजॉय करने फ्रीडम लगा ज़्यादा था। इंजॉय कर रहे थे? हाँ, और प्लस क्या था कि जो मेरी फैमिली थी, एक्चुअल फैमिली, जैसे मेरे नाना नानी का घर इधर है, तो रोड के उस तरफ मेरे मम्मी पापा का घर था। अच्छा तो वो लोग एक ही रूम में रहते थे, नाना नानी ने एक रूम दे रखा था उसमें। अच्छा तो उधर का कंडीशन हमेशा ऐसा था कि जैसे दिन को खाना बना तो रात को अगर बच गया तो वही रात को खाते थे। अच्छा अच्छा तो वो था कि घर जाऊंगा तो घर में तो वैसे ही है, और मुझे लगा नाना नानी के घर जाऊंगा फिर मार पड़ेगी। अच्छा। बट फिर स्टेशन में जैसे जैसे पुराना होते जा रहा था, स्टेशन के अलग अलग रूप मुझे पता चल रहे थे कि जैसे हर एक बच्चा सुलेशन लेता था, ड्रग्स लेता था। अच्छा तो थोड़ी सी भी लड़ाई होती थी ना, तो वो ब्लेड मार देते थे गाल अच्छा। पे या बदन पे, क्योंकि वो जेब काटने के लिए एक ब्लेड यूज करते थे, एक भारत ब्लेड आता है। प्लस जब भी जेब काटने जाते थे तो हमेशा ड्रग्स काफ़ी लेके जाते थे, कारण? क्योंकि अगर पकड़े जाते थे तो बहुत पब्लिक धुलाई होती थी। अच्छा तो पब्लिक धुलाई होती थी तो अगर ज़्यादा नशे में तो उनको लगता है अच्छा मसाज हो गया है, ठीक है। जब वो नशे से बाहर आएंगे तब पता चलेगा। तब पता चलता है कि अरे यार बदन दर्द दे रही है, दर्द हो रहा है। आपने देखा कोई ऐसा इंसिडेंट? हाँ हाँ, मेरे सामने बहुत लोग पीटे हैं, ठीक है। अच्छा, हाँ, मैं बहुतों को जानता था। तो जब आपने ये देखा तो आप थोड़ा सा सहम गए? हाँ, मुझे लगा कि अगर स्टेशन पे रहूँगा तो कभी मेरे चेहरे पे भी निशान उशान पड़ जाएगा। तो नई दिल्ली स्टेशन के बगल में अजमेरी गेट है, और वहाँ पे काफ़ी स्ट्रीट रेस्टोरेंट है छोटे छोटे। अच्छा तो रिक्शे वाले सब वहाँ पे खाना खाते, काफ़ी सारे रिक्शा स्टैंड है। अच्छा। तो मैं एक ढाबे पे गया, ढाबे का ऑनर का नाम था पन्ना लाल। पन्ना लाल। हाँ, तो अच्छा। फिर मैं उनके पास गया और मैंने बोला कि मुझे काम चाहिए। तो उन्होंने मुझे डिश वॉशर का काम दिया, 500 और 600 रुपीज़ मंथ में, रहना खाना पीना वहीं पे। तो वहाँ पे थोड़े दिन काम किया। फिर वहाँ पे एक भैया आता है, एक दिन आए, संजय श्रीवास्तव नाम था उनका। कहाँ से थे? तो वो भी एक टाइम पर स्टेशन का बड़ा बदमाश था। बाद में एक एनजीओ के थ्रू वो रिहेबिटेट होके फिर उस एनजीओ ने उसे कहीं जॉब पे लगा दिया था, सलाम बालक ट्रस्ट। अच्छा अच्छा। तो वो मुझे देखता था काम करते हुए, एंड देन ही सेड कि तुम ये सब काम क्यों कर रहे हो, तुम्हारी उम्र अभी पढ़ाई लिखाई करने की है। तो आई सेड कि कौन पढ़ाएगा लिखाएगा। तो ही सेड कि मैं तुम्हें एक एनजीओ भेज देता हूँ, तुम वहाँ पे जाओ, वो लोग तुम्हें पढ़ाएंगे लिखाएंगे, तुम्हें कपड़ा भी देंगे और अच्छे, और तुम्हारे ये जो बदन पे जख्म वगैरह हो रखा है ना, इन सब का वो इलाज भी करा देंगे। फिर उन्होंने ढाबा ओनर से बात किया मेरे, और मुझे दिल्ली में एक एनजीओ है सलाम बालक ट्रस्ट के नाम से, अच्छा अच्छा। तो मुझे वहाँ पे भेज दिया। तो सलाम बालक ट्रस्ट स्टार्ट हुआ था 1988 में। अच्छा। मीरा दीदी की पहली फिल्म आई थी सलाम बॉम्बे। जी जी जी। तो सलाम बॉम्बे से ये ट्रस्ट बना था, सलाम बालक ट्रस्ट, बिकॉज जो फिल्म की कहानी थी सलाम वो बॉम्बे स्ट्रीट बॉयज पे की, ही वो थी। स्ट्रीट बॉय, तो इसीलिए जो उनके प्रीमियर से बहुत पैसा आया जबरदस्त था। फिल्म थी लेकिन। हाँ, तो देखी होगी उस, हाँ, अब बाद में देखा, पहले तो मुझे नहीं पता था। अच्छा। तो फिर मैं वहाँ पे गया, तो थोड़े दिन रहा, देखा कि मेरा मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह, फिर थोड़े दिन शेल्टर होम में रहा, फिर काउंसलिंग वगैरह हुआ, बोला कि स्कूल जाना है तो अपना घर जाना पड़ेगा। एक शेल्टर होम था अपना घर, जहाँ पे सिर्फ स्कूल जाने वाले बच्चे रहते थे। अच्छा। तो मेरे पास तो कोई आईडी प्रूफ वगैरह नहीं था, तो मेरा एक एफिडेविट बना करके क्लास 6 में एडमिशन करा दिया। उससे पहले पढ़े थे आप कभी? उससे पहले 5वीं तक घर से पढ़ के आया था अच्छा मैं। पढ़ाई में मैं अच्छा था नहीं शुरू से, अच्छा। इंटरेस्ट ही नहीं था? इंटरेस्ट नहीं था। और बट यहाँ पे जब पढ़ना चालू किया दिल्ली में, तब भी उतना इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि हम स्कूल बंक करके खेलने चले जाते थे। यहाँ पे भी? यहाँ पे भी। अच्छा। और एग्ज़ाम के टाइम में नकल मार लेते थे, तो परसेंटेज ठीक ठाक आ जाता था। तो जब क्लास 10th में आया तो मेरे 48 परसेंटेज आए, बिकॉज बोर्ड का एग्ज़ाम था तो नकल नहीं मार पाया था। अच्छा। तो बहुत कम परसेंटेज आया, 48 आया, जबकि पहले 82 तक आ जाते थे, ठीक है। अच्छा। एकदम हाफ हो गया। हाँ, एकदम हाफ हो गया। और जो मेरे एनजीओ का कोऑर्डिनेटर था, उन्होंने वो मुझे टेंशन में? हाँ नहीं, उन्होंने मुझे बोला कि आप पढ़ाई में अच्छे हो नहीं, तो आप अपना ट्रैक चेंज करो और कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग करो।
तो बोला कि आप 12th ओपन स्कूल से कर लेना NIS से। अच्छा, तो इस बीच में जैसे पढ़ाई का है, तो पढ़ाई के साथ तो और भी तो खर्चे होते हैं, रहने का, नाना धोना, नहीं, वो खाना तो पीना, एनजीओ में सब वो कुछ, सब वो हाँ, सब देते थे। एनजीओ में लाइक एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में जो फैसिलिटी मिलती है वो सारी सब। फैसिलिटी मिलती थी, पॉकेट मनी नहीं मिलता था हमें। तो उसके जब लिए सारी चीजें आर टेकन केयर ऑफ, हाँ, इसलिए नहीं बट मिलता। उसका हमने जुगाड़ निकाल लिया था पॉकेट मनी का। अच्छा। तो जैसे हमारे एनजीओ में क्या है कि जैसे अगर स्कूल में हमें वाटर कलर की ज़रूरत है, 6 या 12 का डब्बा मिलता था, तो हम क्या करते थे कि एक लिए 2 हफ्ते बाद बोले कि वो वाटर कलर ख़त्म हो गया, दूसरा चाहिए, तो हमें वो सब मिल जाता था। वो मैं स्कूल में जाके 70 रुपये में बेच दिया। ठीक है। तो मतलब बचपन से जुगाड़ू तो रहे हैं आप। हाँ, तो वो पॉकेट मनी होता था। अच्छा। और जैसे गर्मियों के छुट्टी में क्या होता था कि जब बच्चों का क्लास चेंज हुआ, क्योंकि सारे बच्चे स्कूल जाते थे। अच्छा। और सबका बैग एक जगह रहता था सेंटर में। अच्छा। तो जैसे स्कूल क्लास चेंज हुआ तो सबको अपने बुक्स जमा करने होते थे और कॉपी वगैरह, ताकि दूसरे बच्चों के काम आ जाए। हाँ, जो नीचे क्लास वाले उनको वो चला जाए और हमें अपर क्लास वाले। तो मैं क्या करता था, हम 2-3 लड़के थे, हम मिलके हर एक बैग से ना एक एक कॉपी इकट्ठा करते थे। अच्छा। और जा करके उसको कबाड़ी में बेचते। यूज्ड कॉपी और अनयूज्ड कॉपी? यूज्ड कॉपी। अच्छा, ठीक तो है। लेकिन वो तो वैसे भी किसी काम की नहीं थी। नहीं, बट वो जमा करना होता था। ठीक है। तो ये तरकीबें आपकी थी या आपके सीनियर आपको सिखा कर गए थे? नहीं, वहाँ पे रहते रहते वो खुरापाती सारे बच्चे थे, क्योंकि सब पूरे इंडिया के इधर उधर से बच्चे थे। ठीक है। तो घाट घाट का पिए हुए पानी। हाँ, सब खुरापाती बच्चे थे। ठीक है। तो 10th के बाद उन्होंने कह दिया कि भैया वोकेशनल ट्रेनिंग करो। तो एनजीओ के पास तो ज़्यादा बजट नहीं होता है कि आप बोलो कि ये करना है तो कि वो मैं वो करा पायलट देगा। बनना हाँ। तो उन्होंने कहा कि कुछ टीवी मैकेनिक का कोर्स कर लो, कुछ सिलाई का कोर्स कर लो, कुकिंग का कोर्स कर लो। तो मैंने अपने टीचर को कहा कि सर फोटोग्राफी करनी है मुझे। फोटोग्राफी कहाँ से सीख ली आपने? फोटोग्राफी इस वजह से आया, जब मैं 2000 में नया नया आया था सलाम बालक में, तो उस टाइम पे एक वर्कशॉप हो रहा था सलाम बालक में। किस चीज़ का वर्कशॉप था? फोटोग्राफी वर्कशॉप हो रहा था 2000 में। अच्छा। जब मैं नया नया आया था सलाम बालक में। अच्छा। तो दूसरे बच्चे जाते थे, तो उस समय ये वर्कशॉप हो रहा था, तो कुछ बच्चे ने पार्टिसिपेट किया था उसमें। तो बाद में मैंने देखा कि वो लोग अपने एग्जीबिशन के लिए, 2 बच्चे का काम बढ़िया था, एंड वो अपने एग्जीबिशन के लिए इंडोनेशिया श्रीलंका गए। अच्छा। तो मेरे दिमाग में था कि फोटोग्राफी करने से घूमने फिरने को मिलेगा। हाँ। तो मैंने ऐसे ही लालच में बोल दिया सर को कि सर मुझे फोटोग्राफी करना है, बट मुझे ये नहीं पता था कि मैं फोटोग्राफर बन जाऊंगा। अच्छा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है हमारी जो करियर चॉइसेस रहती है ना बचपन में स्पेशली, हाँ। कहीं ना कहीं उसमें लालच छिपा होता है कि घूमने को मिलेगा, हाँ। या अच्छा खाने को मिलेगा, हाँ, अच्छा हाँ, रहने को हाँ, मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सो 2004 की बात है, एंड ऑफ 2004 की बात है। ये जब आपने 10th पास कर लिया उसके बाद हाँ, 10th पास। आपने कहा कि फोटोग्राफी सीखना है, तो हाँ। उनका क्या रेस्पॉन्स था, कैसा? तो वो एनजीओ का जो कोऑर्डिनेटर था मेरा, वो यूपी का था। क्या उस समय प्लास्टिक का एक कोडक कैबिटेन का कैमरा आता था, वो इंस्टेंट वाला? 499 रुपए उसकी कॉस्ट थी। अच्छा, तो उसमें रील लगती होगी? हाँ, ऑफिस का वो कैमरा मुझे दिया कि इससे खींचो फोटो। अच्छा। तो उसी समय एक ब्रिटिश फोटोग्राफर आया हुआ था सलाम बालक में। अच्छा। डिक्सी बेंजामिन नाम था उसका। अच्छा। तो वो सलाम बालक के अलग अलग शेल्टर होम की फ़ोटो खींच रहा था एनुअल रिपोर्ट के लिए। अच्छा। अच्छा। तो मेरे टीचर ने उनको कहा कि एक लड़का फ़ोटोग्राफी में इंटरेस्टेड है, तो थोड़ा सा उनको फ़ोटोग्राफी सिखाओ। तो मुझे डिक्सी से इंट्रोड्यूस किया। तो डिक्सी सारी चीज़ें मुझे इंग्लिश में एक्सप्लेन करता था कि विक्की दिस इज़ अपर्चर, दिस इज़ शटर स्पीड। तो मुझे तो समझ में नहीं आता था, सारे मेरे यहाँ से गुजरता था। तो मेरा ऑलवेज आंसर होता था यस यस, ओके ओके, क्योंकि हिंदी मीडियम में बस इतना ही आता था। तो फिर एंड ऑफ 2004 आई थिंक श्रीलंका में सुनामी आया था, और डिक्सी उधर जा रहा था वहाँ की हेल्प करने के लिए। तो मैंने अपने एक दोस्त को बुलाया जो इसको थोड़ा इंग्लिश आता था, तो अपनी बातें ट्रांसलेट कराने के लिए। तो मैंने डिक्सी से पूछा कि हाउ टू आई बिकम ए प्रोफेशनल फोटोग्राफर बिकॉज आई कांट स्पीक इंग्लिश। सो डिक्सी ने फिर एक्सप्लेन किया कि बहुत सारे जापानीज़, यूरोपियन, चाइनीज़ फोटोग्राफर दे कांट स्पीक इंग्लिश बट दे आर गुड फोटोग्राफर। सो यू आर ए इंडियन, यू हैव वेरी गुड आई एंड यू शुड डू फोटोग्राफी। तो मुझे लगता था कि अच्छा वॉलंटियर है, बोल के चला गया। ठीक है।
सो फिर 2005 में सलाम बालक से निकलना था, अच्छा बिकॉज 18 साल के बाद हम नहीं रह सकते एनजीओ में गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग। अच्छा अच्छा सो उस समय मैं 17 साल का ही था और मुझे लगा कि मैं रेगुलर पढ़ नहीं रहा हूँ, तो मुझे सलाम बालक से निकल जाना चाहिए। तो फिर मैं सलाम बालक से निकल गया 2005 में। और फिर जो सलाम बालक ट्रस्ट है उन्होंने मुझे ये जॉब ढूंढ के दिया। कौन सा? ये एक दिल्ली बेस्ड फोटोग्राफर है, अनईमान नाम है। अच्छा, जो आपके हाँ, तो मैं उनके पास गया। गुरुजी हैं आपके? हाँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको 3000 सैलरी दूंगा महीने का, मैं आपको सेल फोन दूंगा और मैं आपको बाइक दूंगा, और मेरा महीने में 8-10 दिन काम होता है, बाकी दिन आप फ्री रहोगे। मुझे लगा कि वाह यार, ये तो मस्त हो बहुत फैंटास्टिक जॉब है। और मतलब फोन गाड़ी तो उस टाइम गाड़ी मिल रहा, फ़ोन बाइक, मिल रहा, महीने में 10-12 दिन ही जाना है। तो मैं और बहुत, उस उम्र में तो उस वक्त ऐसा लगता है हाँ ना, फोन बिल्कुल मतलब यंग luxury में लगता है ना। 70। ये तो हमारी एज में आगे लगता है कि फोन बंधन है। उस एज में तो फोन अच्छा लगता है। और उस समय तो नया नया आया हुआ था, तो मैं बहुत एक्साइटेड हो के ज्वाइन किया। बट फिर मैं सलाम बालक से लोन लिया 28,500 रुपये का 2005 में। मिल जाता था लोन आसानी से? अब बिकॉज हम बच्चे थे और हमने कहा था कि फोटोग्राफी करनी है, तो लोन लेके एक फिल्म कैमरा खरीदा था, निकॉन F80। अच्छा तो मुझे हर महीने 500 रिटर्न करने होते थे लोन के। अच्छा। तो 2,500 रुपये बचते थे फिर मेरे पास। तो 2,500 सैलरी से दे? सैलरी से। तो 2,500 में सरवाइव करना बहुत डिफ़िकल्ट होता था मेरे लिए। तो मैं जैसे शादी घर में जाके वेटर का काम कर लेता था, अच्छा किसी 5 स्टार होटल में जाके वेटर का काम कर लेता था, एंड उससे जो पैसा मिलता था उससे जाके चांदनी चौक से रोल खरीदता था अच्छा। एंड फोटो खींचता था।